Hi, I am Professor L. K. Govil, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for MSc second semester Computer Science, subject RDBMS SQL Programming with SQL. This is a practical lecture and this is a third lecture. In this lecture, we have covered primary key, not null, foreign key, check constraint and default. So, हमने देखा कि अभी दो लेक्चर्स में कि किस प्रकार से एसक्यूएल के कमांड्स को हम एक्सिक्यूट करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लेकर, और सेकेंड लेक्चर में अभी हमने जितने भी टेबल्स बनाए थे उन टेबल्स को हमने ड्रॉप किया, डिलीट किया था। अब हम देखते हैं कि किसी टेबल में हम प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे, नॉट नल कैसे हम बनाएंगे किसी पर्टिकुलर कॉलम को, फॉरेन की कैसे हम डिसाइड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, चेक कांस्टेंट क्या होता है जिसको हम बिजनेस रूल्स भी बोलते हैं, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है जब हम किसी टेबल में कोई वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करते हैं तो अपने आप डिफ़ॉल्ट में यदि हमने डिफाइन कर दिया जो वैल्यू वो अपने आप इंसर्ट हो जाता है जब भी हम किसी रो को इंसर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में, यह तीसरा लेक्चर है, इस तीसरे लेक्चर में हम इन कीज़ के बारे में, जो कॉन्स्टेंट है एसक्यूएल में आपको थ्योरी लेक्चर में बताया गया होगा कि कितने प्रकार के कॉन्स्टेंट होता है और उस कॉन्स्टेंट का क्या पर्पस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी की हम बात करते हैं कि प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, नॉट नल का मतलब क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, चेक कांस्टेंट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होता है। तो एक ब्रीफली हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी की का मतलब होता है कि ऐसा कॉलम जो यूनिक हो और उसकी वैल्यू नॉट नल होती है। तो ऐसा कॉलम से हम किसी पर्टिकुलर सारे रिकॉर्ड्स को, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को हम पूरी तरीके से फाइंड कर सकते हैं उस प्राइमरी की से। तो मतलब जिस कॉलम को हम प्राइमरी की बना रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह कॉलम में कोई भी वैल्यू डुप्लीकेसी नहीं होगी और न ही कोई नल वैल्यू को हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। नॉट नल का मतलब ये होता है कि जिस कॉलम को हमने नॉट नल दिया है वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू हमको इंसर्ट करना जरूरी है, बिना वैल्यू इंसर्ट किए एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फॉरेन की आप जानते हैं, यदि हम दो टेबल को हम रिलेट करते हैं तो जिस टेबल को हम दूसरे टेबल से रिलेट करते हैं वो फॉरेन की के द्वारा ही हम करते हैं, और जो फॉरेन की होता है वो जिस टेबल में फॉरेन की हम डिफाइन करते हैं वो किसी दूसरे टेबल के प्राइमरी की से रिलेट करता है। तो इस प्रकार से ये फॉरेन की डिफाइन कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। चेक कांस्टेंट जिसको हम बिजनेस रूल की बात करते हैं, यदि पर्टिकुलर किसी कॉलम में कोई रूल्स हम डिफाइन करना चाहते हैं कि जैसे कि उसमें वैल्यू नॉट नल होना चाहिए और जीरो वैल्यू नहीं होना चाहिए, जैसे हम रेट की बात कर रहे हैं या कास्ट प्राइस की बात कर रहे हैं या हम सेल प्राइस की बात कर रहे हैं, ये प्राइस क्या होता है कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता मतलब जीरो से बड़ा ही होगा। तो इस प्रकार के जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम चेक कांस्टेंट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि यदि हम किसी कॉलम में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करें तो अपने आप वो इंसर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट। तो चलिए अब हम फिर से हम नया टेबल बनाते हैं उन्हीं टेबलों को जो हमने पहले लेक्चर में बनाया है और सेकेंड लेक्चर में हमने उसको ड्रॉप कर दिया था। उन सभी टेबल को अब हम इन कॉन्स्टेंट और इन कीज़ की सहायता से या इस की को यूज़ करते हुए हम नया टेबल हम बनाएंगे और उस टेबल में हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे और कहाँ पर क्या होगा वो हम देखते हैं। तो पहले हम एग्जांपल देखते हैं क्लाइंट मास्टर टेबल। अब यहाँ पर पहले हमने जो टेबल बनाया था उस टेबल और इसमें अंतर यह है कि यहाँ पर क्लाइंट नंबर को हम प्राइमरी की डिफाइन कर रहे हैं और उस क्लाइंट नंबर में जो हम इंसर्ट करेंगे वो पहला कैरेक्टर सी होगा और नॉट नल होगा। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे क्लाइंट मास्टर में तो वो वैल्यू सी से शुरू होनी चाहिए और हमको वैल्यू इंसर्ट करना मस्ट है, इसलिए वो प्राइमरी की है क्योंकि वैल्यू डालना है। प्राइमरी की का अभी हमने बताया कि वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती है और ना ही उसमें कोई डुप्लीकेसी हो सकती है, दैट इज़ अ प्राइमरी की।
दूसरा नेम वाली फील्ड है वो नॉट नल हमने डिफाइन किया है, मतलब यदि हम किसी क्लाइंट नंबर हम डाल रहे हैं तो नेम मस्ट होना चाहिए। तो ये दोनों कॉलम को हमने क्या किया है, एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किया है। पहला कॉलम क्लाइंट नंबर को हम प्राइमरी की और दूसरा हमने दिया उसमें स्टार्ट विथ सी, और नेम कॉलम को हमने नॉट नल दिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कॉन्स्टेंट दिए हैं। इस कॉन्स्टेंट के साथ अब हम टेबल को कैसे बनाएंगे या क्रिएट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं इस क्वेश्चंस का। ये क्वेश्चन जो है वो पुराना ही क्वेश्चन है जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था, बस हम बदले यहाँ पर हैं कि वहाँ पर सिर्फ हमने टेबल क्रिएट किया था, अब हम यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर टेबल की हम बात कर रहे हैं। तो यह आप देख रहे हैं कि हमने प्राइमरी की, हमने किसको बनाना था, क्लाइंट नंबर को। तो हमने क्लाइंट नंबर वेरिएबल कैरेक्टर 2 जिसका साइज है, और उसी के पास हमने क्या लिखा, प्राइमरी की। इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट नंबर जो कॉलम है वो क्लाइंट नंबर कॉलम क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। दूसरा हमने यूज़ किया था नॉट नल, किसको, नेम वाली फील्ड को। तो हमने टेबल को क्रिएट करते समय क्लाइंट नंबर को प्राइमरी की डिफाइन किया और नेम को हमने नॉट नल डिफाइन किया, और एक तीसरा कांस्टेंट था जो कि क्लाइंट नंबर वो क्या होना चाहिए, सी से शुरू होना चाहिए। तो हमने वो कांस्टेंट बनाया, और ये जो दिख रहा है दिस इज अ नेम ऑफ कांस्टेंट, सी के क्लाइंट मतलब नेम ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कीवर्ड है, और सी के क्लाइंट दैट इज द नेम ऑफ द कांस्टेंट। और हमने कौन सा कांस्टेंट यूज किया, बिजनेस कांस्टेंट, दैट इज अ चेक कांस्टेंट। और क्या हम देना चाहते हैं, क्लाइंट नंबर इज लाइक सी परसेंटेज। आपको पता है पहला लेटर सी होना चाहिए, उसके बाद परसेंटेज का मतलब होता है दैट इज अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, कुछ भी हो सकता है। पहला लेटर मस्ट बी सी, उसके बाद का लेटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने परसेंट सिंबल लिया। जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में देखा था कि कौन सा कॉलम को क्या रखना है। और लाइक एक ऑपरेटर है जो क्लाइंट नंबर को इस तरह से कंपेयर करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे तो इस कॉन्स्टेंट को स्पेसिफाई करते हुए ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। यदि इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय यदि इस कांस्टेंट इनवैलिड हो जाता है तो टेबल में आपका कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए यदि हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और सी की जगह ए लिख देते हैं या नहीं लिखते हैं सी, तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंसर्ट करेंगे हम रिकॉर्ड्स को। सेम एग्जाम्पल है, इंसर्ट करते समय बस हम वहाँ पर देखेंगे कि किसको क्या कर देने से क्या हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा दोनों चीज़ को हमने कैसे डिफाइन किया। क्लाइंट नंबर में हमने प्राइमरी की लिख दिया, नेम में हमने नॉट नल लिख दिया, और बिजनेस कांस्टेंट जो यूज़ किए थे जिसका पहला लेटर सी होना चाहिए क्लाइंट नंबर का, उसके लिए हमने एक चेक कांस्टेंट ऐड किया है और उसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको डिस्क्राइब करके पहले देख लेते हैं। डिस्क्राइब करेंगे इस क्लाइंट मास्टर को, तो आपको जो भी प्राइमरी की हमने डिफाइन किया है, जो एट्रीब्यूट हमने अलग से जोड़ा है, वो भी टेबल के साथ साथ उस फील्ड में क्या क्या कांस्टेंट है वो भी आपको दिखेगा। जिस फील्ड में या जिस कॉलम में हमने प्राइमरी की डिफाइन किए हैं या नॉट नल डिफाइन किए हैं या हमने चेक कांस्टेंट डिफाइन किए हैं, उसकी भी सूची आपको दिख जाएगी डिस्क्राइब करते समय। तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि किस कॉलम को कौन सा कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। तो इंसर्ट करने का काम हम बाद में देखेंगे, पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जितने टेबल को हमने ड्रॉप किया है उन सारे टेबल्स को हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा टेबल प्रोडक्ट मास्टर, जो कि हमने बनाए थे पहले, उसको ड्रॉप किए थे, अब दोबारा हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर बनाते समय हमने क्या एट्रीब्यूट डाल रहे हैं, प्रोडक्ट नंबर क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए, और पहला कैरेक्टर जो है उसका पी से शुरू होनी चाहिए। मतलब प्रोडक्ट नंबर में जब भी वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो पी से शुरू होना चाहिए, ये एक कांस्टेंट है। डिस्क्रिप्शन नॉट नल होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट नॉट नल होना चाहिए, यूनिट मेजर नॉट नल होना चाहिए, क्यूटीआई ऑन हैंड नॉट नल होना चाहिए, रिकॉर्ड लेवल नॉट नल होना चाहिए। सेल प्राइस की बात करें, नॉट नल और कैन नॉट बी जीरो, मतलब
ये स्पेसिफिक है, नॉट नल तो होना चाहिए लेकिन उसमें वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेल प्राइस है। सेम कास्ट प्राइस भी नॉट नल होना चाहिए और उसमें वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये 3 चीज़ें तो हमने समझ गया, नॉट नल, प्राइमरी की और स्टार्टिंग विथ हमने पहले टेबल में हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं कैन नॉट बी 0 कैसे किया जाएगा ये सेल प्राइस और कास्ट प्राइस को। तो चलिए इस क्वेश्चंस का हम आंसर देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो इसके लिए है, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट नंबर को हमने प्राइमरी की डिफाइन किया, ये क्लियर है। बाकी सारे फील्ड को हमने क्या किया है, नॉट नल किया है। तो आप देख सकते हैं नॉट नल है, ये नॉट नल है, नॉट नल है, पूरे को हमने नॉट नल किया। अब पहला प्रोडक्ट नंबर को हमने क्या बोला था कि प्रोडक्ट नंबर P से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए हमने चेक कांस्टेंट हमने बनाया, कांस्टेंट C के प्रोडक्ट चेक प्रोडक्ट नंबर लाइक P, मतलब P से शुरू होने वाला। उसके बाद इन सेल प्राइस और कास्ट प्राइस क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नेम C के सेल चेक क्या यूज़ किया, नॉट नल, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू नल, क्या, सेल प्राइस। तो यहां पर देख रहे हैं दैट इज अ सिंबल ऑफ नॉट और इक्वल टू 0। सेम चीज चेक कास्ट को भी हमने क्या किया है, नॉट 0, नॉट नल तो हमने किया लेकिन 0 नहीं होना चाहिए सेल और कास्ट प्राइस। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे किसको, चेक कांस्टेंट को, कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कौन से कॉलम को क्या कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हम इसका आंसर होगा। जो हमारा क्वेश्चन था, प्रोडक्ट मास्टर को क्रिएट करते समय जो एट्रीब्यूट्स दिया था उस एट्रीब्यूट को फॉलो करते हुए हमको इस तरीके से लिखेंगे, तब हमारा टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब आता है कि जब हम इसमें इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड्स को, तो ये सारे रिकॉर्ड्स कंपलसरी है। अब नॉट नल सारे फील्ड में है, सारे कॉलम में है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी कॉलम को भरना जरूरी है, किसी भी कॉलम को हम छोड़ नहीं सकते हैं। यदि हम किसी कॉलम को छोड़ते हैं तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। दूसरा चीज, प्रोडक्ट नंबर प्राइमरी की डिफाइंड है, मतलब ये डुप्लीकेसी नहीं हो सकता, एक बार एक वैल्यू इंसर्ट करने के बाद वही वैल्यू को दोबारा नहीं लेगा। और प्रोडक्ट नंबर में P से ही शुरू होने वाले नंबर को ही लेगा, यदि P से शुरू होने वाला हम नहीं डालते हैं तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है, सेल प्राइस और कास्ट प्राइस में कोई भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे तो वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 या छोटा भी हो सकता है, नॉट नल हमने लिखा है, और नॉट इक्वल टू 0 का मतलब माइनस में भी हो सकता है। यदि हम चाहते हैं, मान लीजिए कि सेल प्राइस और कास्ट प्राइस कभी भी हमेशा 0 से बड़ा हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि 0 नहीं होता माइनस में, तो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। सेल या कास्ट प्राइस को हम खरीदेंगे तो किसी न किसी पैसा लेके ही हम खरीदेंगे, या 0 वैल्यू हो सकता है। यदि मान लीजिए हम चाहते हैं कि चेक प्राइस जो है या सेल प्राइस और कास्ट प्राइस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये ग्रेटर, यहाँ पर जो सिंबल हमने लिखा नॉट इक्वल टू, इसके बदले हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन सिंबल सिर्फ। तो इसका मतलब हो जाएगा कि नेगेटिव वैल्यू को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप इसको करके चेक करके देख सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट करेंगे रिकॉर्ड, आगे देखेंगे हम इंसर्ट कैसे करेंगे, एक बार फिर इसको क्लियर कर लेंगे उस समय। तो इस तरीके से हमारा क्रिएट हो जाएगा टेबल, जिस टेबल को हमको प्रोडक्ट मास्टर को हमने बनाना था। डिस्क्राइब करके यदि हम देखते हैं प्रोडक्ट मास्टर को, तो हमको वो सारा इंफॉर्मेशन दिख जाएगा। कौन से इंफॉर्मेशन, जो भी हमने एट्रीब्यूट या जो कांस्टेंट हमने डिफाइन किया उसका डिटेल्स भी उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ साथ दिख जाएगा कि किस कॉलम को हमने क्या एट्रीब्यूट्स या क्या कांस्टेंट हमने डिफाइन किया है। नेक्स्ट है सेल्स मास्टर, सेल्समैन मास्टर टेबल है। सेल्समैन मास्टर टेबल में हमने प्राइमरी की डिफाइन किए हैं, और स्टार्टिंग विथ एस, सेल्स मैन है, मास्टर है, तो प्राइमरी की होना चाहिए। सेल्स कौन सा प्राइमरी की है, सेल्समैन नंबर क्या होना चाहिए, प्राइमरी की, और फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ एस। सेल्समैन का नेम नॉट नल होना चाहिए, और एड्रेस 1 नॉट नल होना चाहिए। हो सकता है उसका एड्रेस टू, सिटी, पिन कोड नहीं मालूम, स्टेट नहीं मालूम, तो उसको ब्लैंक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये नॉट नल वाली वैल्यू को हम ब्लैंक एंट्री
नहीं कर सकते हैं, यू शुड एंटर सम वैल्यूज। अब यहाँ पर सेल अमाउंट दिख रहा है, ये नॉट नल होना है और कैन नॉट बी जीरो, जीरो भी नहीं हो सकता और नॉट नल, मतलब कोई ना कोई वैल्यू डालना है और ऐसा वैल्यू डालना है जो जीरो नहीं हो। टारगेट टू गेट, ये भी नॉट नल और कैन नॉट बी जीरो। और वाई टी डी एस सेल, ये है नॉट नल। तो इस प्रकार से इस टेबल को बनाना है हमको, इन कॉन्स्टेंट को यूज़ करके इस एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए। तो इसके लिए कमांड्स क्या होगा, तो अभी दो टेबल हमने बनाया है, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हमको क्या लिखना है। तो आप इसको बनाएंगे, बनाने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो बना हुआ टेबल है वो कैसा है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, इसको बनाएंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कमांड लिख दिया। आप पहले इसको अपने से बनाना, अपने से बनाने के बाद फिर मैच करना, जो हमने कमांड्स लिखे हैं उसके अनुसार से। यदि गलत होता है तो आप इससे मैच करके सुधारना उसको। तो ये आपका होमवर्क है, हमने आंसर बता दिए हैं लेकिन आपको होमवर्क टाइप का करना है, उसको आपको खुद बनाना है। बनाने के बाद जब नहीं समझ में आएगा तब आप इसको सॉल्व, इस आंसर को आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर सेल्समैन नंबर प्राइमरी की है, सेल्समैन नेम नॉट नल है, एड्रेस और नॉट नल, यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं है, हमने सिंपल कर दिए। सेल्स अमाउंट नॉट नल टीजीटी, ये भी क्लियर है। अब आता है चेक कांस्टेंट की बात करते हैं। चेक कांस्टेंट में आपने देखा यहाँ पर सेल्समैन का जो नंबर है वो एस से शुरू होना है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया लाइक एस परसेंटेज। दूसरा चेक कांस्टेंट हमने बनाया सेल्स अमाउंट नॉट इक्वल टू जीरो, टी जी टी टू गेट नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सेम है जैसे हमने पहले प्रीवियस टेबल में हमने बनाया है, सिर्फ टेबल का नाम बदल गया है। डिस्क्राइब करके आप इसको भी देखेंगे कि जो आपने डिफाइन किया है वही बनना है कि नहीं बना है, इसलिए डिस्क्राइब करना जरूरी है। अब हम देखते हैं नया टेबल हम बनाते हैं। ये नया टेबल है और जो अभी 3 टेबल हमने बनाया था उसके अलावा न्यू टेबल है। इस टेबल को हम बनाना है, उसके अंतर्गत कॉलम्स दिया हुआ है। क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। ऑर्डर नंबर, वेरिएबल कैरेक्टर 2, साइज 6 है और एट्रीब्यूट्स इसका क्या है, प्राइमरी की स्टार्ट विथ ओ से शुरू होगा, ये जीरो नहीं है वो है। तो कहाँ से शुरू होगा, ऑर्डर टेबल सेल्स ऑर्डर है, ओ से शुरू होगा। अब यहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट दिए हैं फॉरेन की, किसको, क्लाइंट नंबर को। तो ये क्लाइंट नंबर है वो फॉरेन की है, तो फॉरेन की है, कहाँ से फॉरेन की होगा, क्लाइंट मास्टर टेबल से कनेक्ट होगा। फॉरेन की रेफरेंसेस क्लाइंट नंबर, किसको रेफरेंस कर रहे हैं, क्लाइंट नंबर, और कौन से टेबल से, क्लाइंट मास्टर टेबल से। कौन से टेबल से हम कर रहे हैं इसको, ये जो क्लाइंट मास्टर टेबल हमने बनाया है, तो क्लाइंट मास्टर टेबल में क्लाइंट नंबर इज अ प्राइमरी की हमने अभी बनाया, और यहाँ जो क्लाइंट नंबर दिख रहा है उसको हम फॉरेन की बनाएंगे, जो कि क्लाइंट मास्टर टेबल के क्लाइंट नंबर से कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। मतलब ये जो टेबल है वो चाइल्ड टेबल है और जो जहाँ प्राइमरी की दिख रहा है वो मास्टर टेबल है। नेक्स्ट हमको बनाना है ऑर्डर डेट नॉट नल, क्योंकि ऑर्डर डेट है तो नॉट नल होना चाहिए इसको। डिलीवरी एड्रेस, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है तो वैसे ही रहेगा। सेल्समैन नंबर, ये भी आप ध्यान देखें, सेल्समैन नंबर जो दिख रहा है ये भी आपका फॉरेन की है सेल्समैन नंबर, और ये सेल्समैन नंबर जो है रेफरेंस होगा सेल्समैन नंबर, कहाँ से रेफरेंस होगा, सेल्समैन मास्टर से। कहाँ से डिफरेंस हो कनेक्ट होगा, ये सेल्समैन मास्टर से, और सेल्समैन मास्टर टेबल में प्राइमरी की क्या है, सेल्समैन नंबर। तो यहाँ पर सेल्समैन नंबर जो है प्राइमरी की है और टेबल है सेल्समैन मास्टर। तो ये सेल्समैन नंबर सेल्स ऑर्डर के टेबल में जो कॉलम है ये फॉरेन की है, और वो फॉरेन की किससे रेफरेंस हो रहा है, सेल्समैन मास्टर के सेल्समैन नंबर से। नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीवरी टाइप, एक करेक्टर साइज टाइप का है, एक है उसका बाइट। इसमें यह ध्यान देखें डिफ़ॉल्ट वैल्यू एफ है
वो क्या है, एफ का मतलब है फुल और पी का मतलब है पार्शियली। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, या तो पी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा या एफ वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। तो ये इसका एट्रीब्यूट्स है। डिलीवरी टाइप्स क्या होना चाहिए, या तो पी होगा या एफ, मतलब इस फील्ड में पी और एफ के अलावा तीसरा करेक्टर ए बी सी डी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होना है, या तो पी या एफ। तो इसका मतलब है डिलीवरी पार्ट बाय डिफ़ॉल्ट एफ है, फुल है। यदि हमको पी फुल को पी करना चाहें तो पी कर सकते हैं, और एफ तो पहले से रहेगा डिफ़ॉल्ट। मान लो यदि इसके अलावा ए भी लिखते हैं इंसर्ट करते समय तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए ये कांस्टेंट नया है जिसको अभी हमको यूज़ करना है कि कैसे इसको बनाएंगे। बिल ईयर करेक्टर टाइप का है, 1 करेक्टर का है। डिलीवरी डेट कैन नॉट बी लेस देन, ये भी एक नया कांस्टेंट आप देखें कि क्या बोलना चाह रहा है। कैन नॉट बी लेस देन ऑर्डर डेट, ये है। जो डिलीवरी डेट है, जो ऑर्डर डेट जो हमने किए हैं उस ऑर्डर डेट के पहले डिलीवरी डेट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ऑर्डर डेट होगा। मान लो आज का डेट में हमने ऑर्डर किया है तो प्रीवियस डे में डिलीवरी नहीं हो सकता। मान लीजिए आज हमने 19 तारीख को हमने ऑर्डर दिया तो 18 तारीख को डिलीवरी नहीं होगा। हाँ, 19 तारीख को ही डिलीवरी हो सकता है या 20 तारीख को होगा, उसके बाद का डेट होगा। तो ये भी हमारे एक कांस्टेंट हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर इस टेबल में। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना है कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। बोलना ये चाह रहे हैं कि जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो जो यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, ये डेट हमेशा इस डेट से छोटा या बराबर हो सकता है। ये डेट कभी भी बड़ा नहीं होगा डिलीवरी डेट से। तो एग्जांपल में समझ में आ गया कि 18 तारीख का आज के डेट पे ऑर्डर हम लेते हैं तो किसी भी हालत में 16 तारीख या 17 तारीख को डिलीवरी नहीं होगा, वो 18 तारीख को होगा या 18 के बाद का होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस में हमारे पास 3 प्रकार के स्टेटस है। ये 3 के अलावा 4 प्रकार के स्टेटस है। इन प्रोसेस, फुलफिल्ड, बैक ऑर्डर, कैंसल्ड। मतलब इस ऑर्डर स्टेटस में ये 4 वैल्यू के अलावा 5वां वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा। इन्हीं में से ही कोई ना कोई वैल्यू एक होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करें तो या तो वो इन प्रोसेस एंटर कर सकते हैं, या फुलफिल्ड, या बैक ऑर्डर, या कैंसल्ड। इसके अलावा नया कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार के इस टेबल को बनाने के लिए हम देखते हैं कि कमांड्स कैसे लिखेंगे। अच्छे से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम कमांड में देखते हैं कि जो बोला गया है एट्रीब्यूट उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं आपका ऑर्डर नंबर प्राइमरी की है, क्लियर, ये हमने डिफाइन कर दिया। क्लाइंट नंबर को हमने क्या दिया था, फॉरेन की हमने डिफाइन किया था। जो क्लाइंट नंबर है वेरिएबल कैरेक्टर 2 और इसकी साइज 6 है। ये आप यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, रेफरेंसेस किसको दिए हमने, क्लाइंट मास्टर। और क्लाइंट मास्टर में जो भी प्राइमरी की है, तो क्लाइंट मास्टर में प्राइमरी की है क्लाइंट नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली ये क्लाइंट नंबर इस क्लाइंट मास्टर के प्राइमरी की से रेफरेंस हो जाएगा, मतलब ये फॉरेन की बन जाएगा। फॉरेन की का मतलब है कि जब तक क्लाइंट मास्टर में वैल्यू नहीं रहेगा उस क्लाइंट का वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते। मान लो क्लाइंट नंबर C401 इंसर्ट वहाँ पर नहीं है और यहाँ पर हम इंसर्ट करना चाहते हैं क्लाइंट नंबर C401 को, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जब तक कि मास्टर टेबल में वैल्यू नहीं होगा तब तक डिटेल्स टेबल में एंट्री नहीं कर सकते। तो ये रेफरेंस है। सेम सेल्समैन नंबर को हमने रेफरेंस दिया, सेल्समैन मास्टर, तो सेल्समैन नंबर, सेल्समैन मास्टर जो टेबल है उसमें सेल्समैन नंबर प्राइमरी की है, तो इसलिए हमको प्राइमरी की को डिफाइन यहाँ पर लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है। यदि उस टेबल में एक से ज़्यादा प्राइमरी की रहता तब फिर हम यहाँ पर डिफाइन करते। यदि हमारे टेबल में एक ही प्राइमरी की है, इसलिए हम जैसे ही क्लाइंट टेबल का नाम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिफर्स हो जाएगा उसके प्राइमरी की से।
तीसरा नेक्स्ट था डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के लिए हम की यूवर्ड यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद स्पेस हमने क्या दिया है, ऐप। इसका मतलब ये हुआ कि इस फील्ड, इस कॉलम में यदि हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, बाकी सब में करते हैं और इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे, तो अपने आप ऐप ले लेगा। दैट इज द डिफ़ॉल्ट। बिल ईयर जो है करेक्टर टाइप का है, बिल डिलीवरी डेट है डेट टाइप का है, ऑर्डर डेट ये भी डेट टाइप का ही है। अब हम आते हैं जो हमारा मेन कांस्टेंट है। तो ऑर्डर डेट को हमने क्या बनाया है, क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑर्डर डेट प्राइमरी की है, ऑर्डर नंबर जो है ऑर्डर नंबर प्राइमरी की है, और वो ऑर्डर नंबर किससे शुरू होना चाहिए, ओ से शुरू होना चाहिए। तो ये तो हमने अभी तक 3-4 टेबल हमने बनाया, उसमें समझ में आ गया होगा कि चेक ऑर्डर नंबर लाइक ऑर्डर ओ परसेंटेज। नेक्स्ट जो था, जो इम्पोर्टेंट था कि जो डिलीवरी डेट है वो ऑर्डर डेट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए हम यहाँ पर चेक कॉन्सेप्ट हमने बनाया, यहाँ पर कैसे लिखें, चेक कांस्टेंट हमने यूज़ किया, डिले डेट इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू ऑर्डर डेट। इसका मतलब जब भी हम इस फील्ड में इंसर्ट करेंगे कोई रिकॉर्ड्स को, तब वो दोनों डेट को चेक करेगा। यदि डिलीवरी डेट बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा ऑर्डर डेट से, तभी एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कांस्टेंट के अनुसार से इंसर्ट नहीं हो पाएगा डेटा। दूसरा चीज़ था डिलीवरी टाइप में जो है पी या एफ होना चाहिए। तो हमने उसको कैसे लिखा, ये डिले टाइप इन पी कॉमा एफ। तो इन एक ऑपरेटर होता है जो इसके वैल्यू जो इसके अंदर है उसी को ही एक्सेप्ट करेगा, उसके बाहर की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और सेम चीज़ ऑर्डर स्टेटस में भी हमने इन करके हमने लिखा, ये चारों को हमने लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे किस में, ऑर्डर स्टेटस में, तो इन चारों की वैल्यू को ही मैच करेगा। जो भी हम लिखेंगे तो इन चारों की वैल्यू को मैच करेगा। यदि मैच वैल्यू मिलता है तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि जो स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिखा हुआ है वही स्पेलिंग आपको वहाँ पर यूज़ करना है। तो इस प्रकार से हमने सेल्स ऑर्डर टेबल को क्रिएट किया। सेल्स ऑर्डर टेबल क्रिएट करने के बाद आप पहले तो आप उसको अपने मन से करके देखेंगे, उसके बाद जब नहीं होगा तब फिर इसके अनुसार से मैच आप जरूर कर लेंगे। डिस्क्राइब करके आप देखिए सेल्स ऑर्डर को, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कांस्टेंट जिस कॉलम को हमने बनाया है उसका डिटेल्स भी आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट टेबल हम देखते हैं, सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल है। तो इस टेबल के लिए क्या क्या कांस्टेंट, क्या क्या एट्रीब्यूट हमने बनाना है। ऑर्डर नंबर जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर 2 होगा, साइज 6 होगा। उसको डिफाइन करना है फॉरेन की, जो ऑर्डर नंबर है सेल्स ऑर्डर टेबल के ऑर्डर नंबर से मैच करेगा। मतलब जो ऑर्डर डिटेल्स जो है ये पहले ऑर्डर टेबल में होना जरूरी है, उसके बाद ही हम ऑर्डर डिटेल्स में एंट्री कर सकते हैं। जब तक कि ऑर्डर सेल्स ऑर्डर टेबल में वो वैल्यू नहीं रहेगा ऑर्डर नंबर, तब तक डिटेल्स में नहीं होगा। उसी प्रकार से प्रोडक्ट नंबर की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रोडक्ट नंबर को भी हमने फॉरेन की बनाना है, और प्रोडक्ट मास्टर के प्रोडक्ट नंबर से। मतलब जिस सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में तभी एंट्री होगी जब तक वो ऑर्डर टेबल में हो उसका ऑर्डर नंबर, और प्रोडक्ट नंबर में उस प्रोडक्ट की डिटेल्स हो, तभी ये टेबल में एंट्री हो सकती है। तो इस प्रकार से दो हमको फॉरेन की यहाँ पर डिफाइन किए हैं, ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर को इस सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। तो इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, तो अभी तक हमने दो डिफाइन कर ली, 4 टेबल हमने बना लिया है। अब इस टेबल को भी आप अपने से बना के देखेंगे। जब नहीं बनेगा तब आप इसका सॉल्यूशन पार्ट में आप आएंगे तो हम सॉल्यूशन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर सेम रहेगा, क्रिएट टेबल सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, और ऑर्डर नंबर को हमने दिया रेफरेंसेस सेल्स ऑर्डर में, और रेफरेंस प्रोडक्ट नंबर को हमने दिया रेफरेंसेस प्रोडक्ट मास्टर। इस प्रकार से ये डिफाइन कर दिए हैं, बाकी एज इट इज़ है। और ऑर्डर नंबर को हमको प्राइमरी की बनाना है, तो हमने यहाँ पर प्राइमरी की डिफाइन कर दी है। और प्राइमरी की किसको हम बना रहे हैं, आप देखिए प्रीवियस में प्राइमरी की, चूंकि ऑर्डर नंबर कई हो सकता है उस टेबल में और प्रोडक्ट नंबर भी कई हो सकता है,
तो अलग अलग हम नहीं बना सकते प्राइमरी की। प्राइमरी की जो होगा ये दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम प्राइमरी की डिफाइन कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा है। यदि आर्डर नंबर को प्राइमरी की बना दे तो यहीं पर हम लिख सकते हैं प्राइमरी की, प्रोडक्ट नंबर को प्राइमरी की बना दे तो यहीं पर लिख सकते हैं प्राइमरी की। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी की दो कॉलम के ज्वाइंट है, कंपोजिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की है। तो प्राइम नंबर यहाँ पर जो है कंपोजिट है, दो कॉलम के ज्वाइंट है, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिखा। और ये इस टेबल में नया चीज़ आपको दिखा अभी तक जो हमने क्रिएट किए थे उसके अलावा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टेबल को जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और करेंगे, करने के बाद ही आप फिर इससे मैच करके देखेंगे यदि आपका टेबल नहीं बनता है। नेक्स्ट आप इसको डिस्क्राइब करके आप देखेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो आपने टेबल बनाया है उसका कॉलम का नाम क्या है, कॉलम के टाइप क्या है, कॉलम का साइज क्या है और उसकी एट्रीब्यूट्स। अब हम चलते हैं अब इनको टेबल में एंट्री करना। तो अभी हमने इसका पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी देख चुके हैं एंट्री करने का। हम यहाँ पर फिर से एक एक एंट्री कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी का एंट्री आप पूरा खुद करके देखेंगे। क्यों एंट्री करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने सेकेंड लेक्चर में सारे टेबल को हमने ड्रॉप कर दिया था और नया टेबल अभी हमने बना रहे हैं, इसलिए ड्रॉप जब हमने किए थे तो सारे रिकॉर्ड्स क्या हो गए हैं, वहाँ से रिमूव हो गए हैं। अब हम जो टेबल बना रहे हैं इसी टेबल का आगे के क्वेश्चंस को करने में सॉल्व करने में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से सॉल्व और करेंगे आगे क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस टेबल को एंट्री करने के लिए हमने पहले देखा था इंसर्ट इनटू क्लाइंट नंबर, और यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर फील्ड ज़्यादा था, दो एड्रेस वाली को हमने एंट्री नहीं किए थे, तो यहाँ पर भी हम दो एड्रेस वाले कॉलम को छोड़ दिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर कॉलम की हेडिंग यहाँ पर डिफाइन करना पड़ रहा है। क्लाइंट नंबर, नेम, सिटी, पिन कोड, स्टेट, बैलेंस ड्यू, फिर वैल्यूज अकॉर्डिंग टू दिस, सीट 4 times 01 एल के गबेल, सिटी बालोद, पिन कोड 491226, स्टेट छत्तीसगढ़, बैलेंस ड्यू 15,000। ये हमने एक एंट्री करके बताया है। सेम एंट्री में आप सिर्फ वैल्यू को यहाँ से देख के आप बदल देंगे और पूरा 6 एंट्री को आप कर लेंगे। 6 एंट्री को करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कमांड के द्वारा आप चेक करके देख लेंगे कि पूरा एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। अगेन हम देखते हैं आपका किसमें, प्रोडक्ट मास्टर टेबल में एंट्री करना है। यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट मास्टर टेबल में पूरे एंट्री है, तो हमने रेड कलर में उसकी कॉलम को, नेम को हमने लिखा है। आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, सीधा वैल्यूज को लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे कॉलम में जो वैल्यू हमको डालना है पूरे कॉलम में डालना है। यदि किसी कॉलम में हमको वैल्यू नहीं डालना रहता तब हम वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। चूंकि हमको इस टेबल में पूरे कॉलम में वैल्यू को डालना है, इसलिए हमको इसको नहीं भी लिखेंगे। प्रोडक्ट नंबर, डिस्क्रिप्शंस, ये ब्रैकेट से यह ब्रैकेट तक को, मतलब यदि हम बताएं ये यहाँ से आप ये सेक्शंस को यदि आप हटा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट मास्टर, वैल्यूज, ये आप सीधा लिख सकते हैं। और यदि आप इसको लिखते हैं तो इसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा। मान लो मैं डिस्क्रिप्शंस को पहले लिख देता हूँ तो ये डिस्क्रिप्शंस पहले आएगा। यदि मान लीजिए मैं पीस को बाद में लिखता हूं तो पीस, ये वैल्यू बाद में है। मतलब यदि आप कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम को यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको वैल्यू को भी लिखना है। और आप यदि इसको कॉलम के स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जिस सीक्वेंस में आपने स्ट्रक्चर बनाए हैं उसी सीक्वेंस में आप रखेंगे। जैसे हमारा स्ट्रक्चर का सीक्वेंस ये है तो हम इसी सीक्वेंस में रखेंगे। तो एक वैल्यू हमने इंसर्ट किया, अब आप पूरे वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, पूरे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना। इंसर्ट करने के बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करके आप देखेंगे कि सारे रिकॉर्ड्स एंट्री है कि नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टेबल में एंट्री, सेल्समैन मास्टर टेबल में। यहाँ पर भी हम बता रहे हैं सेल्समैन मास्टर टेबल में आप देख सकते हैं ये वही एंट्री है जो पहले लेक्चर में हमने किया है, सेम एंट्री है। और यहाँ पर भी हमने रेड कलर में हमने लिखा हुआ है सारे फील्ड को। आप चाहें तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, जैसे अभी हमने पिछले टेबल के बारे में बताएं। सीधा आप वैल्यू को आप डाल सकते हैं और यहाँ पर भी आप यदि लिखना चाहते हैं तो इसी सीक्वेंस में आप वैल्यू को लिखेंगे जिस सीक्वेंस में आपने कॉलम को स्पेसिफाई किया है। तो ये आप चारों कॉलम रोज को आप एंट्री कर लेंगे तो ये चारों टेबल आपका बन जाएगा। चारों टेबल बनने के बाद में अभी हमने 2 टेबल और बनाए हैं।
उन दोनों टेबल में भी एंट्री करेंगे तो उसका रिकॉर्ड आपके पास पहले नहीं है, तो अभी हम फिर से रिकॉर्ड हम डिफाइन करते हैं। तो आप सेल्स ऑर्डर टेबल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर टेबल में ये दिया हुआ है ऑर्डर नंबर, क्लाइंट नंबर, ये देखिए 12 जनवरी 2014 और 20 जनवरी, यही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए हम 12 जनवरी 2014 लिखते हैं और इसको 11 जनवरी 2014 लिख देते हैं तो इंसर्ट नहीं हो पाएगा। ये इसी को हमको ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा कांस्टेंट हमने बनाया है। डिलीवरी टाइप FPF है, बाय डिफ़ॉल्ट F हमने डिफाइन कर दिया है। यदि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं लिखते हैं तो अपने आप F लिखा जाएगा। ऑर्डर स्टेटस में हमने 4 प्रकार का दिया था, इन प्रोग्रेस, कैंसल, फुलफिल, तो ये इसी अनुसार से आपको लिखना है। तो इस टेबल की एंट्री आपको करना है, हमने एक एंट्री करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। इंसर्ट इनटू सेल्स ऑर्डर वैल्यूज, ऑर्डर नंबर हमने लिया क्योंकि करेक्टर टाइप का है, सिंगल कोड में हमने दिया O19001, फिर क्लाइंट नंबर C4 टाइम्स 01, फिर डेट, ऑर्डर डेट टाइप का है। डेट टाइप को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, डेट टाइप को आपको सिंगल कोड में भी रखना है। तो करेक्टर टाइप को और डेट टाइप को भी आपको सिंगल कोड में रखना है। तो ये भी डेट है, तो डेट टाइप हमेशा सिंगल कोड में रहेगा। तो इसमें जो भी वैल्यूज आपको दिख रहा है सभी वैल्यूज करेक्टर टाइप का है, यहाँ पर कोई न्यूमेरिक टाइप का नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारे वैल्यूज क्या होंगे, सिंगल कोड में होंगे। बाकी आप एंट्री आप कर लेंगे, एक एंट्री हमने बता दिया पहला। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज को आपको इसको देख देख के आपको बदल देना है, ऑटोमेटिकली सारे एंट्री आप हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है आपका नेक्स्ट टेबल, ये है इंसर्ट द फॉलोइंग डेटा इनटू सेल्स ऑर्डर डिटेल्स टेबल, जो अभी हमने नया बनाया है टेबल। इस टेबल में आप एंट्री करेंगे तो उसके लिए एंट्री हमने एक वैल्यू हमने इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू सेल्स ऑर्डर डिटेल्स, वैल्यूज O019001, फिर प्रोडक्ट नंबर है P4 टाइम्स 1, क्वांटिटी ऑर्डर 4, क्वांटिटी डिस्प्ले 4 और प्रोडक्ट रेट 525। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो जो करेक्टर वेरिएबल करेक्टर टाइप का है और बाकी सब न्यूमेरिक टाइप का है। तो इन दोनों में हमने सिंगल कोड लगाया है और बाकी न्यूमेरिक है, इसलिए इसमें कोई सिंगल कोड नहीं है। तो यहाँ पर हमने इस टेबल में आपने देखा होगा कि ऑर्डर नंबर सेल्स ऑर्डर में होना चाहिए, प्रोडक्ट नंबर प्रोडक्ट मास्टर में होनी चाहिए। फॉरेन की हमने बनाया है, ये दोनों फॉरेन की, यदि वहाँ वैल्यू नहीं होगा तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आप जानबूझकर कोई वैल्यू ऐसा डालना जो उस टेबल में ना हो, क्योंकि आपने इन दोनों को फॉरेन की रेफरेंस दिए हैं। तो फॉरेन की रेफरेंस दिए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू जो है हमेशा उन दोनों में रहेगा। और इन दोनों को हमने क्या बनाया है, प्राइमरी की। मतलब यदि हम यहाँ पर एक वैल्यू ऐसा एंटर करके देखना कि ये ऑर्डर नंबर को आपने 1 लिखा है और P को 1 लिखा, सेम चीज़ को फिर से रिपीट आपके करके देखना तो आपका एंट्री नहीं होगा। ऑर्डर नंबर यदि सेम है तो ये प्रोडक्ट नंबर हमेशा अलग होगा, एक ही प्रोडक्ट नंबर को सेम ऑर्डर पे नहीं होगा। हाँ, प्रोडक्ट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो 1 दिख रहा है, लेकिन इसका ऑर्डर नंबर अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट नंबर सेम है लेकिन ऑर्डर नंबर अलग है। तो इसमें कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जो ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट नंबर सेम हो, डुप्लीकेसी हो। और डुप्लीकेसी यदि आप करते हैं तो प्राइमरी की के कारण रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। तो इसको आप प्रैक्टिकल में ये करके देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बता रहे हैं एज इट इज है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि टेस्टेड है। और ऐसा रिकॉर्ड हमने लिया है जिसमें एरर की संभावना नहीं है, लेकिन आपको उसको चेंज करके देखना है कि एरर आना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्यों एरर आ रहा है। तो क्यों एरर आ रहा है, तो जब आप या तो वैल्यू यहाँ पर लिखते समय गलत लिखेंगे तब एरर आएगा। जैसे यहाँ पर ओ हमने लिखा, ओ की जगह ए लिख दिए, ए इसलिए एरर आएगा क्योंकि ये प्राइमरी की डिफाइंड है, फॉरेन की है, तो वहाँ चेक करेगा। यदि वहाँ एंट्री नहीं रहेगा और वहाँ ऑलरेडी वो प्राइमरी की है और इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया है, स्टार्ट विथ ओ, तो आप यहाँ वो के अलावा दूसरे करेक्टर से शुरू करके आप देखेंगे तो भी आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो ये आप चेक कर लेंगे सारे टेबल में जो हमने इंसर्ट किए हैं, जो रिकॉर्ड हमने दिया उसमें कोई वैल्यू को जो प्राइमरी की या नॉट नल की हमने डिफाइन किया है या रेफरेंसेस हमने फॉरेन की बनाए हैं या चेक कांस्टेंट बनाए हैं, उनको उस रूल्स के
जो सेटिस्फाइड नहीं होता है ऐसा रूल डिफाइन करके आप एंटर करके देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इन कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है और कॉन्स्ट्रेंट डिफाइन करने से क्या हमको बेनिफिट्स मिल रहा है। थैंक यू। तो इस लेक्चर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इस लेक्चर में सारे कीज के बारे में हमने देख लिया। और वो कौन कौन से की हमने देखा, प्राइमरी की हमने देखा, फॉरेन की बात हमने किया। फॉरेन की को दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। इस हमारा वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिकल में हमने एक सिंगल वे पे हमने बताया रेफरेंसेस करके। आप चाहे तो टेबल लेवल पे आपको बताया गया होगा थ्योरी क्लास में, टेबल लेवल पे जहाँ पर हम कांस्टेंट करके डिफाइन कर रहे हैं वहाँ पर भी आप फॉरेन की को डिफाइन कर सकते हो। वहाँ पर यदि प्राइमरी की को जैसे हमने डिफाइन किया था नीचे में, वैसे प्राइमरी की के साथ साथ फॉरेन की को भी आप डिफाइन कर सकते हो। और जब कॉलम लेवल पे हम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर फॉरेन की को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सीधा रेफरेंसेस के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इस प्रैक्टिकल को करने के बाद और आपको जो थ्योरेटिकल क्लासेस में जो बताया गया है कि उसके अनुसार से इसमें चेंजेस करके आप देख सकते हैं और प्रैक्टिकल करेंगे। और जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ एक बार वीडियो को ज़रूर पॉज कर लेना और पॉज करने के बाद अच्छे से उसको समझ लेना। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी टेबल हमने बनाए हैं, आज जो बनाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट का टेबल है, क्योंकि इस टेबल का ही यूज़ करके आगे की और एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं उनको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से कैसे करेंगे उसको देखेंगे। तो इन सारे टेबल्स को बना के पूरे टेबल्स को आप कॉपी में अपने पास नोट करके रखेंगे और जब हम आगे कमांड्स देखेंगे तो फिर उन्हीं में से उसका आउटपुट क्या होगा वो उस टेबल से आपको मैच करके हम बताएंगे और उससे आप खुद मैच करेंगे। थैंक यू।